नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर लोकसभा में श्वेत पत्र पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में श्वेत पत्र किया पेश। श्वेत पत्र पर 2004 की दुरुस्त अर्थव्यवस्था से 2014 में सुस्त अर्थव्यवस्था तक के सफर का जिक्र। श्वेत पत्र में गिनाए गए यूपीए के 15 बड़े घोटाले। लोकसभा में कल श्वेत पत्र पर होगी चर्चा। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटाक्ष, कहा देश की प्रगति पर काला टीका है ब्लैक पेपर। पीएम ने राज्यसभा में सांसदों की विदाई भाषण में मनमोहन सिंह का भी किया जिक्र, कहा लोकतंत्र की जब चर्चा होगी याद किए जाएंगे मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जन्म जयंती के मौके पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का किया जारी, कहा हम राष्ट्र को देव मानकर देव से देश का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन पर भाजपा का करारा हमला, कहा INDI अलायंस भ्रष्टाचारियों का गठबंधन और कांग्रेस भ्रष्टाचार की है जननी, कहा ईडी के डर से थर-थर कांप रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.50% पर रखी बरकरार। भारतीय अर्थव्यवस्था का शानदार प्रदर्शन जारी। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर लोकसभा में आज श्वेत पत्र पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पेश किया। श्वेत पत्र पर 2004 से 2014 तक चली यूपीए सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन पर के आरोप लगाए गए हैं। श्वेत पत्र में यूपीए के 15 बड़े घोटाले भी गिनाए गए हैं। आपको बता दें कि आने वाले कल लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा की जाएगी। Paper to be laid, table. Honorable Finance Minister. Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं श्वेत पत्र की बड़ी बातें क्या हैं। दरअसल सरकार ने 59 पेजों का ये श्वेत पत्र जारी किया है और 2004 की दुरुस्त अर्थव्यवस्था से 2014 में सुस्त अर्थव्यवस्था तक के सफर का जिक्र इस श्वेत पत्र में किया गया है। यूपीए सरकार को स्वस्थ अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। यूपीए ने 10 साल में इसे नॉन परफॉर्मिंग बना दिया। यूपीए के कार्यकाल में बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट में इजाफा हुआ। यूपीए सरकार के बेलगाम राजकोषीय घाटे ने अर्थव्यवस्था को राजकोषीय संकट की ओर धकेल दिया। यूपीए के दौरान केंद्र सरकार की बाजार उधारी में भी इजाफा हुआ। सामाजिक क्षेत्र की कई योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में धन खर्च नहीं किया गया। सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी ने अर्थव्यवस्था को पीछे धकेला। एक के बाद एक घोटालों ने अर्थव्यवस्था को और जर्जर किया। नीतिगत खामियों ने भी संकट को और ज्यादा गंभीर बना दिया। तमाम परियोजनाओं में भी विलंब हुआ। वहीं महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने में यूपीए सरकार विफल रही। निवेश के माहौल को हतोत्साहित करने के कारण विदेशी निवेशक भी धीरे धीरे दूर हो गए। यूपीए सरकार में नेतृत्व का काफी अभाव रहा है। आर्थिक कुप्रबंधन ने विकास की क्षमता को कमजोर किया। आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से भारत एक नाजुक अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। वहीं 2014 में मोदी सरकार आने के बाद हालात बदले।
2014 में मोदी सरकार ने सुधारों की जो पूरी प्रक्रिया है उसे शुरू किया। सरकार ने काले धन का पता लगाने और ऐसी व्यवस्था को हतोत्साहित करने के लिए अहम कदम उठाए। और इसी के साथ में श्वेत पत्र में यूपीए के 15 बड़े घोटाले भी गिनाए गए हैं। आखिर वो कौन से बड़े घोटाले हैं 15, आपको बताते हैं। जिसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कोयला आवंटन ब्लॉक आवंटन घोटाला, 2G टेलीकॉम घोटाला, वहीं शारदा चिटफंड घोटाला, INX मीडिया घोटाला, एयरसेल मैक्सिस डील घोटाला, एंट्रिक्स देवास डील घोटाला, नौकरी के लिए जमीन घोटाला, पंचकुला गुरुग्राम में प्राइम लैंड का आवंटन घोटाला, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला, एम्ब्रेयर डील घोटाला, पिलाटस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला, हॉक विमान खरीद घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला। तो ये वो 15 घोटाले जिनका जिक्र श्वेत पत्र पर किया गया है। श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में आज हिस्सा लिया। 20वीं सदी में श्रील प्रभुपाद ने वैष्णव अध्यात्म का प्रसार दुनिया भर में किया था। उन्होंने गौड़ीय मिशन की स्थापना की, जिसकी वजह से हरे कृष्ण एक जन आंदोलन बन गया। श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार प्रसार के लिए भी स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। गौड़ीय भक्तों ने प्रधानमंत्री को आनंद संकीर्तन महामंत्र से भी सराबोर किया। प्रधानमंत्री ने गुरु श्रील प्रभुपाद जी के सम्मान में आज एक स्मारक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया है। वहीं प्रभुपाद के अमूल्य योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने अपने जीवन को ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बीच संतुलन बनाया और उल्लास को जीवन से जोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु जैसी दैवीय विभूतियों समय के अनुसार किसी न किसी रूप से अपने कार्यों को आगे बढ़ाती रहती है। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उन्हीं के संकल्पों की प्रतिमूर्ति थे। साधना से सिद्धि तक कैसे पहुंचा जाता है, अर्थ से परमार्थ तक की यात्रा कैसे होती है, श्री शील भक्ति सिद्धांत जी के जीवन में हमें पग पग पर ये देखने को मिलता है। वहीं युवाओं के नेतृत्व क्षमता और उनकी सफलताओं को भी प्रधानमंत्री ने जमकर सराहा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज का युवा अपनी जड़ों से भी जुड़ा है, आधुनिकता को भी सिद्ध कर रहा है। आज भारत का युवा बोध और शोध दोनों के साथ में लेकर के चलता है। हमारी नई पीढ़ी अब अपनी संस्कृति को पूरे गर्व से अपने माथे पर धारण करती है। जब देश की नई पीढ़ी इतनी जागरूक हो तो ये स्वाभाविक है कि देश चंद्रयान भी बनाएगा और चंद्रशेखर महादेव का धाम भी सजाएगा। जब नेतृत्व युवा करेगा तो देश चंद्रमा पर रोवर भी उतारेगा और उस स्थान को शिव शक्ति नाम देकर अपनी परंपरा को पोषित भी करेगा। अब देश में वंदे भारत ट्रेन भी दौड़ेगी और वृंदावन, मथुरा, अयोध्या का कायाकल्प भी होगा। और वहीं आज राज्यसभा से कई सांसदों की विदाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी तब मनमोहन सिंह याद किए जाएंगे।
माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर तंज कसा और कहा कि आज देश समृद्धि के नए नए शिखर छू रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है और उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। और वहीं लोकसभा में मनरेगा को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के समय में मनरेगा में 25 से 30 हजार करोड़ भी खर्च नहीं होते थे, जबकि मोदी सरकार ने इसमें 1,10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब मनरेगा कांग्रेस के समय थी तब 25-30 हजार करोड़ रुपया भी खर्च नहीं होता था। आज 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर किसी ने खर्च किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। इस बार भी अगर 85,000 करोड़ का बजट रखा तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रखा, और दिहाड़ी को बढ़ाने का काम भी हुआ है, विकास भी हुआ है। और यही नहीं सर, जो किसानों के लिए 1.5 गुना लागत 50% किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमने एमएसपी को बढ़ाया भी और खरीद को भी दुगने करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, आप पहले नहीं कर पाए थे। किसानों के हित में सरकार ने जितना कार्य किया, और पीएम किसान सम्मान निधि 2,80,000 करोड़ रुपए अब तक हमारी सरकार ने दिए। और यहाँ तक सर ये जो सेंगोल लगा है, ये तमिलनाडु के लिए मान सम्मान किसी सरकार ने दिया तो मोदी जी की सरकार ने तमिलनाडु के लिए मान सम्मान दिया। और वहीं केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर लाने को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जहां प्रधानमंत्री की गारंटी हर जगह पास हो रही है, वहीं कांग्रेस हर राज्य में पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने कहा था 1 लाख सरकारी नौकरियां प्रति वर्ष मिलेंगी, यानी कि 5 लाख साल की। अब मुख्यमंत्री कहते हैं हमने कभी सरकारी नौकरी का नहीं कहा। मोदी की गारंटी पास हो गई, मोदी की गारंटी की साख बढ़ गई, वहीं कांग्रेस की गारंटियां फेल होती नजर आती हैं हर राज्य में। कांग्रेस तड़प रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुद्दों के अकाल से जूझ रहा विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बेवजह विरोध प्रदर्शन का सहारा ले रहा है। आज केरल के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार की टैक्स नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इससे पहले बीते कल कर्नाटक सरकार ने भी प्रदर्शन किया था, जबकि केंद्र सरकार पहले ही हर बिंदु पर तथ्यों के साथ जवाब दे चुकी है। लेकिन राज्य के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और देश में उत्तर दक्षिण की विभाजनकारी राजनीति को हवा देने के लिए इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार पर आर्थिक पक्षपात का आरोप लगाने वाली केरल की एलडीएफ सरकार खुद सवालों के घेरे में घिर गई है। भाजपा ने तथ्यों के साथ बिंदुवार जवाब देकर केरल सरकार के आरोपों को खारिज कर दिया है। भाजपा का कहना है कि केरल सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास कर रही है। सच्चाई ये है कि केरल के हालिया बजट में टैक्स बढ़ाए जाने से लोग नाराज हैं। भाजपा का कहना है कि केंद्र सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिश मानते हुए टैक्स हस्तांतरण की दर बढ़ाकर 42% की है। यूपीए काल में ये दर केवल 32% थी। इसके साथ साथ पंचायतों और जिला परिषदों को 7.5% हिस्सा अलग से दिया गया। साल 2009 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के दौरान केरल को मिली कुल केंद्रीय सहायता केवल 70,838 करोड़ रुपए थी, जबकि 2017 से 2022 के बीच मोदी सरकार ने केरल को 2,29,844 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी है। इस तरह केंद्रीय सहायता में 300% का इजाफा दर्ज किया गया। केरल में केंद्र सरकार राजमार्गों, रेलवे और आधारभूत ढांचे से जुड़ी तमाम अन्य परियोजनाओं पर बड़े पैमाने पर पैसा खर्च कर रही है। मोदी सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित कितनी ही जन कल्याण योजनाएं केरल में चलाई जा रही हैं। ये योजनाएं किसानों, महिलाओं, स्वास्थ्य और बीमा से जुड़ी हुई हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि केंद्र सरकार केरल के लोगों के विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है, वहीं राज्य सरकार इसमें रोड़े अटकाने में लगी है। जहां तक केरल सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की बात है तो इस पर बार बार चिंता जताई जा चुकी है। 12वें वित्त आयोग ने केरल को उसके बढ़ते ऋण को लेकर चेतावनी दी थी। 14वें वित्त आयोग ने केरल को राजस्व घाटे वाले राज्यों में रखा था। इतना ही नहीं, 15वें वित्त आयोग ने केरल को ऋण के बोझ में बुरी तरह दबा राज्य करार दिया था। 2016 में केरल सरकार की अपनी ही एक रिपोर्ट ने माना था कि राज्य गंभीर आर्थिक संकट के घेरे में है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री के प्रदर्शन पर भाजपा का कहना है कि केरल के मुख्यमंत्री राज्य की जनता का असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केवल राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। इन्हें अपनी राजनीति को चमकाने के लिए देश को उत्तर दक्षिण में बांटने से भी गुरेज नहीं है। ये जो सीपीएम, कांग्रेस और डीएमके का एक क्या अनहोली अलायंस बना है, वो साउथ और नॉर्थ को बांटने का जो उनका राजनीतिक मकसद या राजनीतिक नैरेटिव वो चलाने की कोशिश में है। उसको आगे बढ़ाने के लिए वो आज जंतर मंतर आए हैं। और वो कर क्या रहे हैं? एक हाथ में कांग्रेस के एमपी डीके सुरेश कहते हैं कि साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से बांटना चाहिए। दूसरे हाथ में आपने राहुल गांधी जो जोड़ो जोड़ो करके घूमते हैं, वो वहां पे कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करना चाहते हैं देश को। ये सब जो चल रहा है एक ढोंग है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है। उनको मालूम है कि लोग पूछने जा रहे हैं इलेक्शन से पहले कि आपने केरल के इस अर्थव्यवस्था को ऐसे बुरे हाल में क्यों छोड़ा है। Kerala is doing a political drama ahead of the elections. During the last 8 years of Kerala's left front government, which came to power in Kerala saying that once we come to power, everything will be set right. Now 8 years have passed, they are going to face the Lok Sabha elections. They have no achievements to their credit. So naturally they have to do something to shift the blame from their shoulders to somebody else's shoulders. So they have found a convenient place to shift that blame, that is to the government of India's blame. वहीं आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन पर भाजपा ने करारा हमला किया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि INDI अलायंस भ्रष्टाचारियों का गठबंधन और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ईडी के डर से थर-थर कांप रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का मैंने आपको हाल बताया
जो खुद एक भगौड़े हैं, जो ईडी के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, थर-थर कांप रहे हैं। लोग बताते हैं सर्दी में पसीना आ जाता है समन देखते हैं, और सपने में उनके आते हैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। भाई आप कब आओगे? हम इंतजार कर रहे हैं। 1 साल मनीष सिसोदिया बेल नहीं हुई, संजय सिंह 4 महीने। इंतजार नहीं करेंगे? किंगपिन बाहर है और दूसरे खिलाड़ियों को फंसा दिया। वहीं विदेश मंत्रालय ने म्यांमार की स्थिति पर कहा, रखाइन स्टेट में स्थिति चिंताजनक है। जहां तक सुरक्षा की बात है तो कल वहां रहने वाले भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें भारतीय नागरिकों को वहां की यात्रा न करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि रखाइन प्रांत में रह रहे भारतीय फौरन किसी सुरक्षित जगह में चले जाएं। रखाइन स्टेट म्यांमार में वहाँ पर भी स्थिति थोड़ी चिंताजनक है जहाँ तक सुरक्षा का बात है। और हम लोगों ने कल एक एडवाइजरी निकाला था, जो हम लोग वहाँ पर हमारे नागरिक हैं उनको हम कह रहे हैं कि आप वहाँ से निकल जाएं, और जो हमारे नागरिक वहाँ जाना चाहते हैं उनको कह रहे हैं, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि आप लोग वहाँ ना जाएं क्योंकि वहाँ की स्थिति नाजुक है। वी डू हैव अ कॉन्सुलेट इन सितवे, एज यू नो। The security situation will have an impact on our consulate as well. We are looking at the situation and we'll see how best to deal with it. वहीं कनाडा के चुनाव में भारत के हस्तक्षेप की बात को खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दूसरे देशों के मामलों में इंटरफेयर करना भारत की पॉलिसी नहीं है। We've seen media reports about Canadian Commission inquiring into foreign interference, and there have been some related developments as well. We strongly reject all such baseless allegations of Indian interference in Canadian elections. It is not Government of India's policy to interfere in democratic processes of other countries. In fact, quite on the reverse, it is Canada which has been interfering in our internal affairs. We have been raising this issue regularly with them. We continue to call on Canada to take effective measures to address our core concerns. वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में विविधता का अमृत महोत्सव, एक सांस्कृतिक ओडिसी का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि को समर्पित है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, 8 पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से उद्यान उत्सव 2024 के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव का उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि उत्पादों में आदान प्रदान को बढ़ावा देना और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करना है। ये महोत्सव पारंपरिक कला, शिल्प और संस्कृतियों के मिश्रण से पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध विविधता का प्रदर्शन करेगा। पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा और सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक उत्सव देख सकते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यहाँ लगाए गए स्टॉल में पूर्वोत्तर की जो झलक मिल रही है वो प्रभावशाली है। नशे की लत के खिलाफ लड़ाई लड़ना अकेले केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज के सभी वर्गों को सामूहिक रूप से एकजुट होकर काम करना होगा और जन जागरूकता भी बढ़ानी होगी। ये बात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कही है। 1.5 लाख किलो से ज्यादा की नशे की सामग्री को जब्त होने के बाद उसको भट्टी में उसको नष्ट किया गया। यह प्रक्रिया लगातार जारी है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय समाज में जागरूकता लाने के लिए नशे की आदत को जो शिकार हो गए हैं उनके पुनर्वास, उनके उपचार के लिए जहां एनजीओ के साथ में हम इस दिशा में अभी तक काम कर रहे थे, लेकिन अब एनजीओ के साथ ही साथ हमारे जो शासकीय हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं,
उनमें एटीएफ को प्रारंभ करके अभी तक हमारे 25 एटीएफ प्रारंभ हुए थे। आज देश के 41 जिलों में, जो कि वर्चुअल माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, वहां पर भी आज से और एटीएफ का शुभारंभ होने जा रहा है। राज्य सरकार को दाखिलों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उपवर्गीकरण करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में दायर 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई की है। इन याचिकाओं में पंजाब सरकार द्वारा दायर एक प्रमुख याचिका भी शामिल है, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को भी चुनौती दी गई है। सुनवाई के बाद फिलहाल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आज हमारे साथ इतना ही। मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।